जैसे कि आप सबको विदित ही है कि हमारे पत्रकार बिरादरी के बीच से लोकार्पण न्यूज़ के जो एडिटर हैं, संस्थापक हैं त्रिभुवन चौहान जी, आप हम सभी के अनुरोध पर, क्योंकि एक वैकल्पिक राजनीति की आज ज़रूरत है और आज हम सभी के अनुरोध पर जो है आप केदारनाथ से जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें प्रत्याशी बने हैं और हम सभी पत्रकार बिरादरी सहित जो विभिन्न जो क्षेत्रीय राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं जो जन सरोकारों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन सभी का एक सामूहिक आह्वान है कि हमारा जितने भी जन सरोकारों के लिए काम करने वाले लोग हैं, जन सरोकारों के लिए पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सब लोग मिल करके अपना एक वैकल्पिक राजनीतिक रूप में अपना प्रत्याशी खड़ा करें ताकि जनता को एक विकल्प मिल सके। जो राष्ट्रीय दल हैं, सो कॉल्ड दिल्ली वाले दल, और जो प्रोफेशनल राजनीति है जो बाजारू हो चुकी है, जो बिल्कुल गिव एंड टेक रिलेशनशिप और कॉर्पोरेट कल्चर में जा रही है, उसमें जनता को उसका वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में एक विकल्प मिल सके, इसी आह्वान और संकल्प के साथ पिछली बार आप सबने देखा था कि हम लोगों ने नवल खाली जी जो पहाड़ टीवी के संपादक हैं उनको सपोर्ट किया था और इस बार त्रिभुवन चौहान जी जो लोकार्पण न्यूज़ से हैं उनको केदारनाथ उपचुनाव के लिए हम लोगों ने अपना समर्थन दिया है। इसमें जो उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे प्रमोद काला जी हैं और सामाजिक संगठन और जो पहाड़ी स्वाभिमान सेना है और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति में सक्रिय रहे हैं एक्टिविस्ट हमारे प्रमोद काला जी का भी इनको समर्थन है। और आप देख रहे हैं कि लंबे समय से जो बेरोजगार संघ जो भर्तियों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के सक्रिय है, जिनके संघर्ष के चलते एक नकल विरोधी कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा, तो उनके जो उपाध्यक्ष हैं राम कंडवाल जी, जो अध्यक्ष जी हैं बॉबी पंवार जी, वो क्षेत्र में बिजी होने के चलते यहाँ पर आ नहीं पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि और उनके साथ जो सहयोगी हैं राम कंडवाल जी उपाध्यक्ष बेरोजगार संघ से, वो हमारे बीच में हैं, उनका भी पूरा समर्थन है। और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से एक स्वयं मैं आपके समक्ष हूँ और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुलोचना ईस्टवाल जी और जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं सैलबाला बमगाई जी, आप हमारे साथ ही यहाँ इसी हॉल में उपस्थित हैं। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति सेना के भाई ललित श्रीवास्तव जी हमारे साथ समर्थन में हैं। नशा मुक्ति आंदोलन में लंबे समय से सक्रिय कुसुम जोशी जी इस चुनाव में जो है समर्थन दे रही हैं और रमेश जोशी जी स्वराज सेवा दल के जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, रमेश जोशी जी का भी समर्थन है। इसके अलावा रघुवीर सिंह बिष्ट जी, गौरव सैनानी जी हमारे साथ हैं और केसर सेमवाल जी भी जो है, केसर सेमवाल जी का भी समर्थन है उपचुनाव में हमारे त्रिभुवन चौहान जी को। तो साथियों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो डिटेल्स है, इसके लिए मैं संबोधित करने के लिए अपने त्रिभुवन चौहान जी भाई को और अन्य साथियों को भी समर्थन में निवेदन करूंगा कि आप भी अपने समर्थन में 2 शब्द कहेंगे। साथियों, आज की डेट में वैकल्पिक राजनीति की बहुत ज़रूरत है ताकि वक्त इतिहास हमसे ये ना पूछे कि भाई अगर हम किसी को समर्थन देते तो आपके तो कैंडिडेट ही नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि जनता का एक झुकाव बने, जनता के लिए, जनता के सामने एक विकल्प हो। और आप देख सकते हैं कि लंबे समय से लोकार्पण न्यूज़ की ओर से हमारे त्रिभुवन चौहान भाई जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं और दूसरी ओर आप इनके समकक्ष जो प्रतिनिधि हैं, जैसे वो घोषित होंगे तो आप सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं। आपके सम्मानित न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं जनता से भी एक अपील कर रहा हूँ कि आप सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं कि दिल्ली वाले दलों में या दूसरे दलों में जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है, वो प्रत्याशी घोषित होने से पहले उसकी समाज में क्या भूमिका रही है, या केवल चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली वाले दलों का एक ठप्पा लेकर के आपके समक्ष खड़ा हो रहा है, या उससे पहले भी उसका जीवन सामाजिक सरोकारों के लिए रहा है। साथियों, मेरा 2 टूक ये मानना है कि जो व्यक्ति पावर आने से पहले, जिस तरीके से आदमी के पास पैसा होता है, पैसा आने से कुछ नहीं बदलता, जो काम वो ऑलरेडी कर रहा होता है वही बढ़ के दिखता है हमें। जैसे कोई आदमी भ्रष्ट होता है तो वो ज़्यादा भ्रष्टाचार करता है पैसा आने पे, कोई आदमी समाज सेवा करता है, दान देने वाला होता है, तो उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा समाज सेवा करेगा, ज़्यादा दान देगा। इसी तरीके की ये जो सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं, त्रिभुवन चौहान जी जैसे या नवल खाली जी जैसे, या जो तमाम लोग जो सामाजिक सरोकारों से अपने अल्प संसाधनों से यथाशक्ति लगे हुए हैं, पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, अगर इन सब लोगों को हम सत्ता देंगे, इन सबको पावर देंगे, इनके प्रति विश्वास जताएंगे, तो जो काम ये अपने अल्प संसाधनों में, अल्प सामर्थ्य में कर रहे हैं,
उसको वो ज़्यादा बड़े स्तर पे कर सकते हैं और हम लोग उत्तराखंड की राजनीति को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे त्रिभुवन भाई को समर्थन देने की घोषणा की है। धन्यवाद। मैं कहूँगा कि अपने साथियों से कि आप भी प्लीज़ अपने त्रिभुवन भाई के समर्थन में 2 शब्द कहेंगे। हम शुरुआत गौरव सेनानी से करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का, जो आप लोग आए यहाँ पे। और दूसरी बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में से एक छोटे से परिवार से लेकर हमारे साथ चलने वाले त्रिभुवन चौहान जी जो है हमारे मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो हर जगह जाते हैं। जहाँ देखा होगा आपने, जहाँ आपदा विपदा जहाँ भी आती है वो लोग वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। तो हम जितने भी गौरव सेनानी हैं, हमारा सबसे और सभी से हम ये अनुरोध और वो करेंगे कि साहब से बिल्कुल हमारी तरफ से 100% समर्थन है उनका स्वागत। मैं प्रमोद काला, पहाड़ी स्वाभिमान सेना से मैं जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, जब हम सामाजिक आंदोलन कर रहे होते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि आपका मकसद क्या है। तो मकसद सीधा है कि इस प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय ताकत भी यहाँ पे एक उभरनी चाहिए। और जब हम देखते हैं कि चाहे जो भी सशक्त उम्मीदवार सामने आता है, चाहे पीछे लोकसभा चुनाव के दौरान हमने बॉबी भाई को देखा है और उन्हें एक बहुत अच्छा एक चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा एक अपने आप को साबित किया है। तो इसी क्रम में फिर अब जब त्रिभुवन भाई की जब चर्चा हुई थी तो हमने उनको पूरी तरीके से समर्थन देने का फैसला किया है। और केवल समर्थन ही दिया, ये एक देखिए जनता चाहती है कि उनके सामने एक सशक्त, निडर, एक गंभीर व्यक्ति आप हमारे विधानसभा में पहुंचे, जो विधानसभा के अंदर हमारे मुद्दों को निर्भीकता के साथ उठाए। तो इसी को देखते हुए हमने त्रिभुवन चौहान जी को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ आज ये मजबूर हमें क्यों होना पड़ा है कि आखिरकार हम एक पॉलिटिकल पार्टी को या फिर पॉलिटिकल एक नेता को हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में जो चीज़ें चल रही हैं फिलहाल, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ऐलान करना हो विधानसभा के सदन से कि मैं बाबा केदार की कसम खाकर कहता हूं कि बेरोजगारों से जितने भी मुकदमे हैं वो सब मैं हटवाऊंगा, लेकिन आज उस बात को पूरे 1.5-2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उत्तराखंड के बेरोजगारों के मुकदमे नहीं हटे हैं। हम चाहते हैं कि भाई त्रिभुवन चौहान केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़े और पुरजोर तरीके से उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में जो लड़ाई, जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, उस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें एक ऐसा प्रतिनिधित्व वहां पर चाहिए जो उत्तराखंड के लाखों बेरोजगारों की, ये संख्या लाखों में है और केदारनाथ में भी हजारों बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों की लड़ाई भाई त्रिभुवन चौहान लड़े। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, भाई बॉबी पवार का पूरा समर्थन त्रिभुवन चौहान जी के साथ है और हम चाहते हैं कि जो अब तक मांगे उत्तराखंड के बेरोजगारों की, जो भर्तियां लटकी हैं, जो अटकी हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर भाई त्रिभुवन चौहान वहां से आवाज़ उठाएं। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और हम चाहते हैं कि इस संघर्ष को आप आगे बढ़ाएं और वहाँ केदारनाथ के विधायक बनकर प्रदेश के तमाम लाखों बेरोजगार आपका समर्थन करेंगे। नमस्कार। बहुत लंबे समय से त्रिभुवन भाई पत्रकारिता के माध्यम से और अन्य माध्यम से सारी समस्याएं प्रदेश की क्षेत्र की उठाते रहे हैं, जिस कारण आज हम भाई त्रिभुवन चौहान जी को अपना समर्थन, उत्तराखंड क्रांति सेना परिवार अपना समर्थन देती है। तो मैं यही आशा करता हूं कि त्रिभुवन भाई, आपने जो आवाज़ उठाई है उसे आप जनता के हित में अच्छे कार्य करेंगे और जनता को भी आप पे पूर्ण भरोसा है। और केदारनाथ की जनता से यही प्रार्थना है कि जितना ज़्यादा हो सके समर्थन दें, प्यार दें और अधिक से अधिक मत दें। धन्यवाद। सादर प्रणाम। देखिए, हमारे त्रिभुवन चौहान जी एक लंबे समय से केदारनाथ में लगातार प्रयासरत हैं। एक सशक्त आवाज़ है और एक मजबूती के साथ में जिस प्रकार से केदारनाथ में अपनी आवाज़ को प्रखरता से रख रहे हैं। सुराज सेवा दल पुरजोर तरीके से पूर्ण रूप से त्रिभुवन चौहान जी का समर्थन करता है और आम जनता से ये अपील करता है कि त्रिभुवन चौहान जी को वोट दें
और एक मजबूत विधायक के तौर पर उत्तराखंडी होने के नाते इनको जो है विधानसभा के पटल पर पहुंचाएं, ताकि पूरी केदारनाथ की जो आम जनता है उसका विकास हो सके। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा जिस प्रकार से दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड को लूटने खसोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अगर उत्तराखंड से एक निर्दलीय विधायक के तौर पर त्रिभुवन चौहान जी विधानसभा के पटल पर पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं कि ये तमाम जो कांग्रेस और भाजपा या तमाम जो इस प्रकार के लोग हैं जो उत्तराखंड का शोषण कर रहे हैं, उनकी तमाम जो नकारात्मक ऊर्जा हैं उनको नष्ट करने का त्रिभुवन भाई पूरा जो है काम करेंगे। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करना चाहूँगा हमारे सभी पत्रकार भाइयों को। पत्रकारिता जब से शुरू की थी और आज का दिन यकीनन एक बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले 6-7 वर्षों से जो हम कार्य कर रहे हैं जनता के बीच रहकर आम जनता की आवाज़ उठाने के, आज वो प्रतिफल कुछ इस तरह है कि एक पुरानी से थी कि जब रोम जल रहा था तो मीशो बांसुरी बजा रहा, और हमने पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सारे जन मुद्दे उठाए हैं। उसमें प्रमुखता से अगर हम देखें तो जो जितने भी लोग हमारे यहाँ पर बैठे हैं इन सब की आवाज़ है। बात करें गौरव सैनानी से, हमारे साथ अभी खैर अध्यक्ष साहब भी आने वाले हैं, पर अभी हमारे साथ यहाँ पे रघुवीर सिंह बिष्ट जी हैं, केसर सिंह सेमवाल जी हैं, केसर सुराज सेमवाल जी हैं, गौरव सैनानी, और ये तमाम हमारा सैन्य धाम कहलाता है हमारी देवभूमि। और आज देवताओं की इस भूमि में सैनिकों के लिए जो सम्मान है वो कितना रह गया है, चाहे वो आपके वेतनमान से लेकर आप संघर्ष में रहे हों या फिर तमाम चीज़ों पे। आज हमारे यहाँ से कतिपय लोग शहीद होते हैं, उन सब की पीड़ा भी हमने देखी और फौजियों का वो दर्द भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गौरव सैनानी को भी कि वो हमारे साथ चल रहे हैं। साथ में हमारे साथ प्रमोद काला जी हैं, पहाड़ी स्वाभिमान सेना। विगत काफ़ी महीनों से, यूँ कहें पिछले वर्ष से लगातार ही उत्तराखंड में एक जो आवाज़ है मूल निवास भू कानून की, उसको उठाने की बात कर रहे हैं। और उन्हीं के चलते हम भी इनके साथ हल्द्वानी हो, चाहे कोटद्वार हो, यहाँ देहरादून हो, ऋषिकेश हो, आने वाली जो इनकी रैलियाँ हैं वहाँ भी, गैरसैंण में, सब जगह हम लोग इनके साथ खड़े रहे और लगा कि हाँ इस पे काम होना चाहिए। पर वही बात है कि हम आवाज़ उठाते रहे। साथ के साथ हमारे साथ अभी बॉबी पंवार नहीं है, बॉबी अभी चक्राता में है और बड़ा मन था उनका कि यहाँ आए, लेकिन एक सडन कार्यक्रम की वजह से वो यहाँ पे नहीं है। पर हमारे साथ राम कंडवाल हैं जो बिल्कुल उपाध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, और बेरोजगार संघ ने भी जो लड़ाई अब तक लड़ी है बेरोजगारों की, चाहे वो UKSSC, मुझे याद है वो वाकया भी कि कैसे UKSSC के जो टॉपर था उसका हमने पर्दाफाश किया था जब हमने उसका साक्षात्कार किया था। तो वहीं से वीडियो भर्ती घोटाला और तमाम उन पर हमने लगातार कार्य करते रहे। फिर साथ में इधर देखें तो शिव प्रसाद सेमवाल जी और इनकी पार्टी हमेशा ही जन मुद्दों पर काम करती रही, चाहे बैंक घोटाले हों या ज़मीन से रिलेटेड जितने भी कार्य हो रहे हैं उत्तराखंड में, उनके विरुद्ध ये बिल्कुल लगातार काम करते रहते हैं और लगातार करना भी चाहिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ के साथ हमारे साथ यहाँ पे ललित श्रीवास्तव हैं, उत्तराखंड क्रांति सेवा से इनकी सेना है, और ये भी लगातार, मुझे भी याद है कि 6 नंबर पुलिया पे जो प्रकरण हुआ था उसके बाद ये लगातार वहाँ पर हमारे साथ थे बने हुए, और लगातार ही ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को ये उठाते रहते हैं। अब इन सब लोगों के साथ हम वो आवाज़ उठा रहे थे। साथ के साथ एक चिर परिचित चेहरा, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, सुराज सेवा दल से रमेश जोशी जी। यकीनन इनकी कार्यशैली ऐसी है कि मुझे नहीं ज्ञात कि कोई अधिकारी, कोई नेता इन्होंने कभी छोड़ा हो, या अपनी निडरता निर्भीकता इतनी है, शायद इससे इनसे हमें भी सीख मिलती है कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने MDDA पे ताला एक दिन लगा दिया था। ये वो व्यक्ति हैं जो बिजली विभाग में घुसकर वहाँ ताला चढ़ दिया था। तो शायद इस तरह की क्रांति की आवश्यकता है। जो मैं बात कर रहा था कि भाई जब रोम जल रहा था तो मीशो बांसुरी बजा रहा था, पर ये वो लोग हैं जो बांसुरी नहीं बजा रहे थे, ये आवाज़ उठा रहे थे। आज हमने पत्रकारिता में इतने वर्ष हुए, यहाँ पर राजेश पोलखोल बहुगुणा जी हैं, विजय हमारे भाई हैं, आज शहजाद भाई यहाँ पर नहीं हैं, पर वो तमाम हमारे भाई लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे हमारी ये बहन है लगातार प्रयास करती हैं, अमित गोदियाल यहाँ पर, शोभन सत्य यहाँ पर हैं, ये सब वो चेहरे हैं, रावत जी हैं यहाँ पर, जो हमेशा ही आवाज़ उठाते रहते हैं। इन सब आवाज़ों को उठाने के बाद एक बड़ी चीज़ होती है कि हम आवाज़ तो उठा लेते लेकिन वहाँ प्रतिफल नहीं मिलता। हमने कोई मुद्दा उठाया तो उसका परिणाम नहीं मिल रहा। मुझे लगता है शायद वो कहीं ना कहीं विधानसभा में अटक रहा है या किसी एक ऐसे पटल पर अटक रहा है जहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए थी और हो नहीं पाती।
आज केदारनाथ विधानसभा की बात हुई है, तो केदारनाथ विधानसभा में जो हमारी विधायिका थी, उनके निधन के उपरांत कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, हमारे दोस्त ही थे, कि भैया अब की बार आप थोड़ा प्रयास करें, आप उत्तराखंड के हर कोने तक तो पहुंच रहे हो, लेकिन ये कोना क्योंकि मेरी मातृभूमि है, मैंने वहीं से पढ़ाई की है और तमाम चीज़ें, और यकीन मानिएगा आज ऐसा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे साथ केदार घाटी से भी बहुत लोग आए हैं, खासकर प्रधानाचार्य जी हैं, शायद अभी दिख नहीं रहे हैं पीछे, मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, आपको भी प्रणाम, और तमाम वो लोग जो केदारनाथ विधानसभा से यहाँ पे पहुँचे हैं, और आप सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ के साथ सभी प्रेस के हमारे मेंबर्स का, ये प्रेस मीटिंग इसलिए अनिवार्य थी, लोग समझें कि जो आपका बेटा है, जो केदारनाथ का बेटा अभी कहलाया जा रहा है, हमने पिछले 6-7 वर्षों में लोगों का विश्वास जीता है अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। आज विधानसभा पटल पर वो वक्त आ गया है कि हम आवाज़ रख पाएं, क्योंकि मुझे जो लगता है, जैसे भाई साहब ने भी बोला और सभी लोग ये बात करते हैं, आज जो हमारे कतिपय विधायक हैं 70 से 80% ऐसे हैं, अगर उत्तर प्रदेश का समय होता तो यकीनन ये प्रधान भी नहीं बनते। विधानसभा पटल पर आवाज़ उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानकारी हो, चाहे वित्त के बारे में, चाहे शिक्षा के बारे में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। हमारे पास केवल यही नहीं, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के पश्चात हमें थोड़ा सा आज ये जानकारी है कि कहाँ पर क्या बात रखनी चाहिए और कौन कौन से मदों में कोई कार्य किए जा सकते हैं। केवल एक विधानसभा से विधायक निधि द्वारा कार्य नहीं किए जा सकते, बहुत सारे अन्य मद हैं जिन पे आप लगाकर उनमें कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये कार्यशैली विधायकों के पास शायद अब तक नहीं देखी जा रही है। केदारनाथ विधानसभा की जनता को ये समझना होगा कि बहुत वर्ष हो चुके हैं हमें ये सुनते सुनते कि भैया हमें अपना समर्थन दीजिए, आपने मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, या फिर आपने धामी जी के हाथ मजबूत करने हैं, आपने राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं। हमारी जनता पिछले 10-12 सालों से मोदी जी के हाथ मजबूत किए हुए है। धामी जी की भी सरकार को यहाँ पर तकरीबन 7-7.5 साल हो गए हैं, वो भी तब से मजबूत किए हुए, लेकिन आज तक हमारे लोगों के हाल जस के तस हैं। केदारनाथ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो उत्तराखंड के शीर्ष पर है। केदारनाथ बाबा वहाँ शीर्ष पर बैठे हैं, और वहाँ से अगर आज कुछ बदलाव होता है, ये जनता के हाथ में है। अगर जनता वो बदलाव करती है तो यकीनन यहाँ से चीज़ें अच्छी होंगी और होती चली जाएंगी। जो पूरी क्रांति मुझे लगता है वो पूरे उत्तराखंड में जाएगी। आज हमारे युवा साथी बेरोजगार बैठे हैं, हमारे घोड़ा संचालक वो परेशान हैं, हमारे टैक्सी यूनियन के जो सारे कर्मचारी लोग परेशान हैं, कतिपय जगह उनके पास सवारियां नहीं है, वो किस तरह से सब चीज़ें झेल रहे हैं। आज हमारे जंगल नहीं रहे, आज हमारी ज़मीन हमारी नहीं रही। हम मूल निवास भू कानून की बात भी बड़ी मुखरता, ये सभी लोग वो हैं जो एक्चुअली चाह रहे हैं कि यहाँ बदलाव हो। और आज केदारनाथ की जनता को मुझे लगता है समझना चाहिए कि भैया बदलाव का एक समय आ चुका है और हम सब लोगों को उस बदलाव के लिए जाना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका एक बार पुनः। और 22 से लेकर 29 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन होना है, तो एक तिथि हम आपको सूचित करेंगे कि कब हम नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोग उस दिन वहाँ पर होंगे, और एक बृहद रूप से हम अब की बार ये जनता वर्सेस दल हैं वो दिल्ली के, ये एक लोकल बॉय वर्सेस दिल्ली के दलों की लड़ाई है। ये एक लड़ाई उस व्यक्ति की है जो अब तक समाज में कुरीतियाँ जो हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे, वर्सेस वो दल जो आज अभी तक टिकट अपना फाइनल नहीं कर पाए, कल से नॉमिनेशन शुरू होने हैं। इनकी आंतरिक जो अभी कलेश है वो चले जा रहा है, और सोचिएगा जो विधायक इतनी सारे कलेशों के बाद एक विधायक की टिकट पाएगा, वो पहले उस राजनीतिक दल का होगा या पहले जनता का होगा, ये सोचने का विषय है। हम पिछले 2 महीने पहले ही ये ताल ठोक चुके हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो अब ये जनता को भी सोचना होगा। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी पत्रकार बंधु होगा, वाकई हम एक ऐसा चेहरा हैं, पत्रकारिता में कितना दर्द है, कितना सब कुछ है, हम सब लोगों ने देखा है। और ये क्योंकि संसाधन भी लगेंगे, वो तमाम चीज़ें भी लगेंगी, तो वक्त आने पर शायद हम कोई एक वोट एक नोट का नारा भी चलाएंगे कि भैया आपने वोट भी देना है, उसके साथ साथ एक नोट भी देना है, और उसके लिए कुछ QR कोड या इस माध्यम से भी हम बात जनता तक रखेंगे। मुझे लगता है जनता को उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम भी बाहर के दलों से जैसे कहीं से पैसे लेके आएंगे तो हम भी फिर बर्बादी में लग जाएंगे, हम भी वो चीज़ों में लग जाएंगे, हमारी जेब कैसे गर्म। तो इसलिए जनता के लिए और जनता को समर्पित, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये पुराना हमारा नैरेटिव है हमारे लोकतंत्र का, और शायद आज ज़रूरत है उसको
धरातल पर उतारने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सब लोगों का। कोई प्रश्न है आपके तो हम ले सकते हैं। भाई परसेप्शन बन चुका है कि पार्टी से कोई टिकट आता है तो की गारंटी होगी। ऐसे में हमने केदारनाथ में देखा है कि तकरीबन 200 करोड़ की योजनाएं अभी तक वहाँ पे आ रही है। ऐसे में क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि आप जहाँ 200 करोड़ लग रहे हैं कुछ पार्टी फंड से ही कर जाएगा, फिर जो कार्यकर्ता है वो भी पैसे लगाएंगे, तो इस बीच आपकी क्या रणनीति होगी कि एक तरफ इतना पैसा संसाधन है और दूसरी तरफ मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने अभी बोला था कि संसाधन जहाँ जरूरत पड़ेगी हमारी जनता हमारे साथ है, हमारे साथ जनता ही संसाधन है। दूसरी बात 200 करोड़ या 500 करोड़ ये सारे आश्वासन हैं भाई साहब, जो आश्वासन अब तक दिए जा रहे हैं। बात करूं मैं तो चोपता में एक ITI कॉलेज बनना है, उसका बहुत पहले से ही प्रावधान चल रहा है, वो आज तक कुछ हुआ नहीं है उसमें। तल्ला नागपुर का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालत बुरी है, वहाँ भी वो जो अभी प्रस्ताव बने हैं वो निलंबित है, वो बस आश्वासन है। वहाँ एक उडमांडा की सड़क है, वो आश्वासन है। हमारे केदार घाटी की बात करूं तो सभी चीज़ें तो आश्वासन पर चल रही है। ये आश्वासन अभी लोगों को समझ में आ रहे हैं कि ये चुनावी आश्वासन है। अगर चुनावी आश्वासन नहीं होते तो अब तक जो ये 4-5 नेता अभी बीच में गए, हमारे सांसद और विधायक तमाम जो क्षेत्र में लोगों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, क्या इन्हें अभी याद आ रही है? ये बहुउद्देशीय शिविर को लेकर मैंने देखा बहुत सारे लोग अभी वहाँ पहुँचे थे, बड़े बड़े नेता, पर ये बहुउद्देशीय शिविर कम होकर केवल एक उद्देश्य शिविर था कि किसी भी तरह से जनता को बरगलाया जाए, उनको बताया जाए कि भैया हम आपके लिए काम कर रहे हैं। पिछले 7.5 वर्षों से वो कार्य क्यों नहीं हो रहे थे, वो जनता के प्रश्न है। अब जनता को देखना होगा कि ये 200 करोड़ के जो लुभावने पैकेजेस दिए गए हैं ये धरातल पर उतरते भी हैं या नहीं, क्योंकि आज भी गौरीकुंड के हाल वही हैं, केदारनाथ मंदिर के आज हाल वही है, तीर्थ पुरोहितों के हक हुकूक की बातें आज भी वो अधर में लटकी हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में चिंतित होना पड़ेगा। तो जनता भी सोचेगी, हमारे साथ जनता है जो हमारा मुख्य रूप से पूंजी भी है हमारी और हमारा विश्वास भी। पत्रकार के रूप में जनता काफी पसंद करती है किसी भी पत्रकार को, क्योंकि मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जब उसमें चुनाव लड़ने जाते हैं तो शायद जनता उतना पसंद नहीं करते। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हमारे सामने, चाहे वो आशुतोष नेगी का एग्जाम्पल हो, चाहे वो नवल खानी का एग्जाम्पल। ऐसे में एक पत्रकार और कार्य होने जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है विजय भाई। मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पत्रकार थे और वो प्रधानमंत्री बने। हमारे बीच में यहीं पर आप देखो हरिद्वार से उमेश कुमार जी वो पत्रकार हैं और वो विधायक हैं। मुझे लगता है हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जनता ने कुछ ना कुछ तो अच्छा देखा होगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं नकार रहा हूँ कि भाई आशुतोष भाई या फिर नवल भाई को जो हार मिली है उन्होंने भी स्वीकारी है, लेकिन लड़े हैं वो, और कम से कम एक मैसेज उन्होंने भी बड़ा क्लियर दिया है कि भैया अब जनता जाग रही है और ये एक परिवर्तन का मूवमेंट है जहाँ पे सब लोगों को सोचना पड़ेगा नए के लिए। तो हम उन चुनौतियों के लिए भी तैयार हैं। सेमवाल जी देखिए ये भी पत्रकार रहे हैं और सेमवाल जी की आज एक खुद का दल है। तो पत्रकारिता मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अगर राजनीति में उतर रहे हैं तो आप सब कुछ समझ के जा रहे हैं, राजनीतिक दलों को, विपक्ष को, पक्ष को, सबको भली भांति समझते हैं। तो ये अच्छा एक मीडियम हो सकता है। देखते हैं बाकी जनता पे है। भाई साहब जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है लगातार जो है नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी उत्तराखंड में बहुत चरम पर है, तो उसको लेकर आप किस तरह से कदम रखेंगे चाहिए? माननीय, मुझे अगर पता होता ये प्रश्न आ रहा है तो मैं शायद वो अखबार की कटिंग लेके आता। कल ही या परसों अमर उजाला में एक छपा था कि जिनके नियुक्ति पत्र माननीय हमारे आपके मुख्यमंत्री जी ने बांटे हैं उनको नियुक्तियाँ ही नहीं मिली है पिछले 1 महीने से। और मुझे बताइए जो काम पहले पोस्ट मास्टर करता था वो अगर मुख्यमंत्री या फिर धन सिंह रावत जी को भी मैंने कई बार देखा है ये बांटते हुए। आप समझिएगा जब प्रदेश में इतने बुरे हाल हो रहे हैं कि आपको नियुक्ति पत्र जो पोस्ट मास्टर को देने थे वो खुद देने पड़ रहे, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? अपना कार्य कीजिए, जो कार्य किसके हैं। अब एक पोस्टमैन का काम भी आप खुद करेंगे तो फिर कैसे होगा? अभी उन्होंने बीच में भी बोला था कि जब तक विधायक नहीं है केदारनाथ में मैं विधायक हूँ, तो ऐसे कौन से कार्य किए हैं आपने विधायक के रूप में, वो भी बता दीजिए। ये जनता को बरगलाने के लिए स्कीमें बहुत अच्छी हैं भाई साहब, जो आपने भी अभी बोला नियुक्ति पत्र, ये नियुक्ति पत्र और ये तमाम चीजें। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बेरोजगार संघ यहाँ बैठा हुआ है, इनको पूछिए कि क्या क्या बेरोजगारी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल वही है ना उत्तराखंड की बेरोजगारी चरम पे है। मुख्यमंत्री जो है हमारे मुखिया जो है नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो इसको लेकर आप यदि केदार घाटी में आप जाओगे, आप सवाई करोगे, तो जनता के बीच आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता के बीच हमारे लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है सर, रोजगार मुद्दा है। और ये देखिएगा, मैं अब यहाँ पे शुरू करूंगा, तीर्थ पुरोहित हमारे, उनका बसाया हुआ केदारनाथ किस तरह से आज का नहीं है, समझिएगा। वो हमारे तीर्थ पुरोहित पहले जैसे 6 महीने यात्रा चलती थी, उसके बाद ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पता नहीं देश के किस किस कोने में जाते थे, वहाँ केदारनाथ धाम की वो प्राकाष्ठा बताते थे कि ये इतना सुंदर है, यहाँ ये है, ये है। तब जाके लोग अगले सीजन में आते थे।
ये बहुत सदियों से चल रहा है, ये आज का नहीं है। फिर हमारे जो पोनी वाले हैं, हमारे घोड़े खच्चर वाले हैं, हमारे टैक्सी वाले हैं, वो हमेशा अपनी सेवाएं प्रदत्त करते रहते हैं। लेकिन आज इनका रोजगार इतना डाउन हो चुका है क्योंकि नीतियां ऐसी होगी कि भैया आपने रजिस्ट्रेशंस लगा दिए। रजिस्ट्रेशन लोग भूले नहीं हैं, इनको लग रहा है कि भैया सीजन खत्म होने वाला है तो अब शायद हम 3 नवंबर, इसीलिए इंतजार हुआ है। अगर ये चुनाव शायद अब से और 1 महीने पहले करवाते तो शायद और ज़्यादा इनकी हालत अभी पतली होती। अब इनको लग रहा है 3 नवंबर तक सब बंद हो जाएगा, 15-17 दिन में लोग भूल जाते हैं। हमारी जनता भूलती भी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लोगों को याद है कि रजिस्ट्रेशन की मार कैसे पड़ी है। 15-18 दिन शुरुआत के थे जब बस रजिस्ट्रेशन यात्रा थोड़ी चली, उसके बाद सरकार की हालत टाइट थी, वो बैकफुट पे थे और कतई ये भी गया कि भैया कहाँ कहाँ तुम यात्रा डाइवर्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है तीर्थ पुरोहितों या रोजगार से संबंधित हमारे जितने लोग हैं वो समझ चुके हैं कि ये हमारे को कितना रोजगार दिया है। दूसरी बात है, जहाँ तक कि नियुक्ति पत्र यानी कि सरकारी नौकरियों की बात है, तो सरकारी नौकरियों में आज देखिए अधिकतम स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। वहाँ पर जो हमारे LT के शिक्षक हैं या प्राथमिक के शिक्षक हैं उनकी भर्तियाँ नहीं हो रही। कतई जो अभी कृषि में तो अभी कुछ दिन पहले ही भर्ती हुई है, पर कई लोग आज भी अपने नियुक्ति पत्र लेकर घूम रहे हैं। हल्द्वानी से हमें फ़ोन आता है, हमें काठगोदाम से फ़ोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स। तो ये इसके बारे में हम यही करेंगे कि जब हम विधानसभा पटल पे होते हैं तो यहाँ से हम माइक द्वारा उठा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके यथास्थिति देख सकते हैं कि ये जनता को केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं या वाकई कुछ करने वाले भी हैं। ये ठीक है मित्रों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।